माननीय नेता प्रतिपक्ष प्लीज। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि सामान्य बीमारियों का भी इलाज अस्पतालों में नहीं है और जिस तरह की सूचनाएं हर दिन मिलती हैं और अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को अखबार में मिलती हैं, बड़ा दुख होता है कि जो सरकार ये दावा करती हो कि डबल इंजन की सरकार है और सब व्यवस्थाएं पहले से बेहतर हो गई हैं और केवल लखनऊ नहीं, दिल्ली और बड़े बड़े महानगरों में भी ये बड़े बड़े प्रचार के होर्डिंग लगे हैं कि इतने हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए हैं। अगर सूचनाएं जो मिल रही हैं और डेंगू जैसी बीमारी का जो सरकार इलाज ना करा पा रही हो, वो सपना देख रही है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और डेंगू सामान्य बीमारी है कि ऐसी है बीमारी जिसका इलाज नहीं है, ये तो सरकार बताएगी। लेकिन जो सूचनाएं आई हैं, क्या दुख नहीं होता कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ, वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? जो यहां माननीय सदस्य जीते हुए लोग हैं, ये जो सदन में बैठे, क्या इनकी कमेटी बनकर के नहीं देख सकती थी? यही नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करिए। आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए। और अगर अस्पताल पहुंच गए तो स्टेशन नहीं है, लोग अपने कंधों में गोदी में रख करके या दो परिवार के 2 सदस्य लेकर के जा रहे हैं, यह स्थिति है। और अस्पताल में बेड नहीं, 2-2 भर्ती थे जिस समय डेंगू अपने पीक पे, जब डेंगू था तो अस्पतालों में एक बेड पर 2-2 मरीज थे, राजधानी में थे। और अगर राजधानी में यह स्थिति है तो दूसरी जगह क्या स्थिति होगी प्रदेश के किस दूसरे कोने में? जो कहां घूमे, कहां जाए मरीज? सरकार बताए कि अगर डेंगू है तो सरकारी अस्पताल में इलाज क्यों नहीं मिला, और सरकारी अस्पताल से अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चला गया तो अनाप शनाप पैसे लेना, कोड में दवा दे देना, उसका लाखों खर्च करा देना, उसके बाद भी नहीं जान बच रही है। और ये केवल एक जगह की सूचना नहीं है, पूरे प्रदेश में माननीय सदस्य यहां बैठे होंगे, उनके पास सूचियां हैं उनके क्षेत्रों की कि किन लोगों की डेंगू बीमारी से जान गई है। अभी माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि जिसकी जान गई है लापरवाही की वजह से, यह अस्पताल पहुंच गया, इलाज नहीं मिला, कम से कम सरकार आ गया उनके परिवार की मदद करे, 10 लाख रुपए दे। आपको बहुत चिंता हो जाती है अगर कोई बात कह दी जाती है आपको। आप इतने वर्षों से मंत्री हैं, कोई अस्पताल नहीं छोड़ा जाना गए हों, हर जगह छापा मारेंगे जाकर के। मुझे याद है मैंने पिछले सदन में भी कहा था, जहां सूचना दे दी कि यह स्थिति है सीएससी की, 2 घंटे में सफाई करा दी। हम ही अगर सूचना दें, हमारी जिम्मेदारी बनती है सूचना देने की, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? छापा मार करके आप जाकर के क्या कर रहे हैं? किस अस्पताल में पर्याप्त इलाज मिल रहा है? और राजधानी में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं और महानगरों में सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, क्योंकि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था छोटे जिलों में खत्म हो गई है। आप यहां का पीजीआई उठा लीजिए, आप लोहिया इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, बलरामपुर हॉस्पिटल उठा लीजिए, सिविल हॉस्पिटल उठा लीजिए, और इसके साथ साथ जो प्राइवेट संस्थान हैं, जब सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है तो मजबूरी में गरीब प्राइवेट में जा रहा है, और प्राइवेट में जाकर के उसके साथ लूट हो रही है। इतनी लूट स्वास्थ्य विभाग के नाकामी की वजह से कभी गरीबों की नहीं हुई जो इस सरकार में हो रही है।
जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है। शांति सुनिए। प्रश्न ही उल्टा था, तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है। और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है, पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवेयर थी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए, आपने केवल डेंगू की बात की है, जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकुनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न, जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है। और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान, वर्ष में 3 बार चलता है ये कार्यक्रम, जिसमें पहले 15 दिन संचारी रोग के लिए अवेयरनेस के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग होने के नाते सभी अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को नियंत्रित करता है। इसके बाद डोर टू डोर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से कहीं भी कोई व्यक्ति जो बुखार से पीड़ित है, उस व्यक्ति को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में उपचार की सुविधा दिलाने की व्यवस्था करना। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और स्वाभाविक रूप से अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होने के नाते अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आप ईस्टर्न यूपी से चलकर के नेपाल की तराई से लेकर के सहारनपुर तक देखेंगे तो इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। अगर आप बरेली और बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र को देखेंगे तो ये क्षेत्र मलेरिया से ज्यादा संक्रमित रहता था। वाराणसी से लेकर के प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर होते हुए अगर आप फिरोजाबाद, आगरा तक पहुंचेंगे तो ये पूरा क्षेत्र डेंगू से प्रभावित है। अगर बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र चिकुनगुनिया से प्रभावित है। बिहार से सटे हुए जो हमारी सीमाएं हैं वहां पे हम देखेंगे तो कालाजार इन क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी रूप में देखने को मिलता था। और सरकार के द्वारा जो समन्वित प्रयास किया गया है, आपने केवल डेंगू की चर्चा की, बीमारी डेंगू पूरी तरह नियंत्रण में है और सरकार के द्वारा समय पर उठाए गए कदमों का परिणाम था। ये एक प्रकार का फ्लू हो गया है, फ्लू है, आता है, इसका एक अपना एक साइकिल इसका होता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जो सदस्य यहां पे प्रश्न उठा रहे थे, आप एक बहुत सीनियर सदस्य हैं, वो तो जब चिल्ला रहे थे तो मुझे उनके स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही थी, रविदास मल्होत्रा जी की। उसको आपने जो बात कही है वह ब्लड ट्रिप नहीं था, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है ना, प्लेटलेट्स कहते हैं। और वह पर्याप्त मात्रा में हर जनपद में आज के दिन पे उपलब्ध है। ब्लड सेपरेटर यूनिट, पहले होता क्या था कि हम होल ब्लड चढ़ाते थे। हर एक पेशेंट पे होल ब्लड की आवश्यकता नहीं, खासतौर पर वायरल जनित जो ये बीमारियां होती हैं जिसमें डेंगू है या बहुत सारे ऐसे वायरस आते हैं जो प्लेटलेट्स काउंट को कम करती हैं। उन स्थितियों में प्लेटलेट्स की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए उस व्यक्ति को उसको बाहर से चढ़ानी पड़ती है। इसके लिए हर जनपद में ब्लड सेपरेटर यूनिट दी जा चुकी है, वे काम करनी शुरू की है। वहां पे हर जगह सरकार के स्तर पर बेहतर प्रयास हुआ है। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यह कहा जाना कि साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में, याद रखना डबल इंजन की सरकार है, ये केवल बोलती नहीं करके दिखाती भी है। प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत
5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी ये सरकार उपलब्ध करा रही है। और किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में, वह सरकारी हो, सरकारी में सारी सुविधाएं फ्री में हैं, लेकिन किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां वे सुविधाएं मिल रही हैं। और ये पूरा सदन गवाह है कि हर माननीय सदस्य को इस सदन के द्वारा अपनी निधि से ही 25 लाख रुपए सालाना देने का अधिकार दिया गया है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम चेहरा देख करके पैसा नहीं देते हैं। कोई भी व्यक्ति जो भी आवेदन करता है, कोई भी पीड़ित हो, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि वो पीड़ित राज्य का नागरिक है। उसको प्रदेश में, देश में या दुनिया में जहां कहीं अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिलती है, और सुविधा के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम पैसा देने में कोई कोताही, तमाम मान्य सदस्य विपक्ष में बैठे हुए हैं, वो हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है। उनके प्रस्ताव आते हैं बिना किसी भेदभाव के, हमने उसके लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी है, आभारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने आयुष्मान भारत जैसी योजना दी, जिसमें हर गरीब से गरीब व्यक्ति भी आज अपना उपचार किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी करा सकता है, और देश में भी करा सकता है, दुनिया में भी कहीं करा सकता है। हर वर्ष की सुविधा उसको मिली है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की सुविधा भी उसे दी गई है। इसके अलावा माननीय विधायकों को भी 25 लाख रुपए तक खर्च करने का अधिकार दिया गया है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष भी उसके लिए उपलब्ध है। इसलिए समस्या केवल इस बात की नहीं कि हम समस्या के समाधान का की ओर जाएं, समस्या केवल हर मुद्दे का राजनीतिकरण करके समाज में अव्यवस्था पैदा करना, लोगों में असंतोष पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास किया जाता है, वो तो कोरोना कालखंड में भी लोगों ने देख लिया था, जब आप लोग बहका रहे थे लोगों को कि वैक्सीन मत लगाना, ये मोदी वैक्सीन है, और लोगों को गुमराह कर रहे थे। परिणाम क्या है? मोदी जी के शासनकाल में, उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई दोनों वैक्सीन दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन है। दुनिया के अंदर तमाम देशों में कोरोना महामारी के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत में कोरोना कंट्रोल है, और उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सरकार आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पूरी तरह सतर्क है, और अब तो इसके मामले वैसे भी समाप्ति की ओर है। बरसात के समय जल जमाव वाले क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार की बातें देखने को मिलती हैं। और ये केवल डेंगू के मामले नहीं होते, इंसेफ्लाइटिस के भी मामले होते हैं, मलेरिया भी होता है, कालाजार भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है। तो आपकी जानकारी के लिए, हो सकता है कि काफी दिन हो गए मंत्री पद से हटे हुए, तो आप भूल गए होंगे, तो आपके संज्ञान में लाने के लिए हमने दिया था। इधर रहते तो हो सकता है कि कुछ लॉलीपॉप मिल भी जाता, लेकिन वहां रहकर जब वो कभी नहीं मिल रहा। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल न्यूज। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें।